विद्यार्थियों 12वीं क्लास के संस्कृत साहित्य के जितने भी स्टूडेंट हैं उनका प्रश्नोत्तरी की जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें 5वां हमारा ये सेशन है, 5वां भाग हमारा चल रहा है। इसमें मैं आपको आगे जो प्रश्न बचे हुए हैं उनको बताऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, इससे पहले मैंने आपको 241 तक प्रश्न आपको बता दिए थे। आज हम इसमें बात करेंगे 242 से आगे। हमने आपको पंचतंत्र के बारे में देखिए मित्रों, आज हम शुरू कर रहे हैं यहाँ से। हमारा पहला सवाल है आज के सेशन का 242 नंबर पर। देखिए, पंचतंत्र के 5 तंत्र या खंड कौन से हैं? तंत्र या खंड, ठीक है। पंचतंत्र में टोटल 5 तंत्र हैं या फिर हम इनको खंड भी कह सकते हैं। नाम ध्यान रखने हैं। पहला नाम है सुहृद भेद। सुहृद भेद, यहाँ पर आपको कहीं कहीं पर मित्र भेद भी मिल सकता है। कहाँ? देखो, इस जगह पर आपको मित्र भेद भी मिल जाएगा, यानी आप मित्र भेद भी लिख सकते हो। सुहृद यानी मित्र ही होता है, तो सुहृद भेद या मित्र भेद एक हो गया। यहाँ पर मित्र लाभ, मित्र लाभ की जगह मित्र संप्राप्ति भी मिल सकता है आपको, तो आप मित्र लाभ भी लिख सकते हो और मित्र संप्राप्ति भी लिख सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। 2 हो गए। इसके बाद में संधि विग्रह हमारा तीसरा इसका तंत्र है। अब यहाँ संधि विग्रह की जगह पर आप यहाँ काकोलुकीयम भी लिख सकते हैं। काकोलुकीयम, काकोलुकीय भी लिख सकते हैं। कैसे? मैं यहाँ नीचे लिख के बता रहा हूँ। देखो, काकोलुकीय, ऐसे काकोलुकीय भी आप लिख सकते हो। एक ही बात है, संधि विग्रह लिखो या काकोलुकीय लिखो, इसमें कोई गलत नहीं है, दोनों ही आपके ठीक हैं, ठीक है ना। इसके बाद में लब्ध प्रणाश चौथे नंबर पे और 5वें नंबर पे अपरीक्षित कारक। ऐसे हमारे ये 5 तंत्र हो जाते हैं। पहला तंत्र सुहृद भेद या मित्र भेद, एक ही बात है। मित्र लाभ या मित्र संप्राप्ति, एक ही बात है। संधि विग्रह या काकोलुकीय, एक ही बात है। लब्ध प्रणाश, अपरीक्षित कारक, ये 5 तंत्र हो गए आपके। नाम ध्यान रखने हैं 5 तंत्रों के, कैसे भी सवाल आए तो गलत नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है। क्लियर है सबके? चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। ये अगला सवाल है हमारा 243 नंबर का। हितोपदेश के लेखक कौन हैं? ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत बार आया हुआ है ये। हितोपदेश के लेखक हैं नारायण पंडित, ठीक है। हितोपदेश के लेखक या रचनाकार या रचयिता किसी भी प्रकार से पूछ सकते हैं, तो उत्तर हो जाएगा नारायण पंडित, ठीक है। अब देखो, यहां पर भी आपका एक सवाल बन जाता है कि जो हितोपदेश है, ठीक है, इसमें कितने भाग हैं? तो यहां पर इसको बांटा गया है बच्चों परिच्छेदों में। टोटल इसमें 4 परिच्छेद हैं। कितने? 4 परिच्छेद हैं। पंचतंत्र में तो 5 हैं तंत्र, लेकिन यहां पर परिच्छेद हैं तो टोटल है 4 परिच्छेद। नाम है पहला है मित्र लाभ, दूसरा है सुहृद भेद, और तीसरा है विग्रह, और चौथा है संधि। यानी पंचतंत्र का तीसरा नाम हमने संधि विग्रह कहा था, और यही हितोपदेश में आकर के दोनों को विभक्त कर दिया जाता है, यानी संधि को अलग कर देते हैं और विग्रह को अलग कर दिया जाता है। ऐसे आप इसको ध्यान रख पाएंगे। तो 4 परिच्छेद का नाम ध्यान रखना है। हितोपदेश के लेखक नारायण पंडित हैं ऐसे, और पंचतंत्र के लेखक कौन है बच्चों? विष्णु शर्मा। ऐसे आप ध्यान रखोगे तो निश्चित रूप से आपके सवाल सही होंगे। इसमें नीचे हमने लिखा है कि इसमें कथा टोटल कितनी हैं, यानी कि हितोपदेश के अंदर जो टोटल कथा हैं वो हैं 43, यानी 43 कथाओं का इसमें संकलन आपको मिलता है। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कितनी कथाएं इसमें हैं, तो 43 कथाएं इसमें आपको मिलती हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न है 244 नंबर का। शुक सप्तति में कितनी कथाओं का संकलन है? शुक सप्तति में कितनी कथाओं का संकलन है? वैसे तो नाम से पता चल रहा है शुक सप्तति। सप्तति का अर्थ होता है बच्चों 70। कितना होता है? 70 होता है सप्तति यानी। तो आप इससे पता लगा सकते हैं कि इसमें टोटल आपकी कितनी कथा होंगी। तो उत्तर है 70 कथाओं का इसमें आपको संकलन मिलता है, 70 कथाओं का। लेखक इसका पता नहीं है, अज्ञात है, ठीक है, इसका लेखक प्राप्त नहीं होता है।
तो शुक सप्तती में 70 कथाओं का आपको संकलन मिलता है। टोटल सप्तती यानी 70 होता है। संस्कृत में गिनती आपने पढ़ी होंगी, सप्तती यानी 70, अशीति यानी 80, नवति यानी 90, शतम यानी 100। ठीक है, ऐसे आगे चलिए। 245 नंबर का प्रश्न है, कथा सरित सागर के रचनाकार कौन हैं? कथा सरित सागर के रचनाकार कौन हैं? ठीक है, उत्तर हो जाएगा सोमदेव। ये भी बढ़िया प्रश्न है। कथा सरित सागर के रचनाकार सोमदेव हैं। अब देखो इस कथा सरित सागर में श्लोक कितने हैं? तो 2400 श्लोक हैं इसमें। कितने? 2400 श्लोक हैं और यह लंबक और तरंगों में विभक्त है। समझ रहे बात को? कथा सरित सागर जो ग्रंथ है, यह ग्रंथ आपका लंबक व तरंगों में बटा हुआ है और इसमें टोटल श्लोक 2400 हैं। नीचे लिखा है कि उपलब्ध कथा संग्रह में यह सबसे बड़ा ग्रंथ है। बहुत ही बढ़िया फैक्ट है। प्रश्न मान लो पूछा जाए कि उपलब्ध कथा संग्रहों में सबसे बड़ा ग्रंथ कौन सा है? उत्तर होगा कथा सरित सागर। किसने लिखा है? सोमदेव ने। कितने श्लोक हैं? 2400। किसमें विभक्त है? लंबक व तरंगों में। ठीक है ना? इस तरह से आपने यदि इनको सुन लिया तो सुनने से भी याद हो जाते हैं बच्चों। आप कहीं भी घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, बना रहे हैं, नहा रहे हैं, तो मोबाइल चला के छोड़ दीजिए, सुनते रहिए। आपको 2-4 दिन सुने तो बिल्कुल कंठस्थ हो जाएंगे, ये हमारी गारंटी है। बिल्कुल नहीं भूलोगे आप। ठीक है ना? ऐसे चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए बच्चों, अगला हमारा सवाल है सवाल नंबर 246। सवाल को पढ़ते हैं। बहुत ही बढ़िया सवाल है। संस्कृत नाट्य साहित्य में रूपक के कितने भेद माने गए हैं? तो रूपक के भेद हैं टोटल 10। कितने हैं? 10 भेद माने गए हैं रूपक के। याद रखना। अब 10 के मैंने नाम भी लिख दिए हैं। देखिए नीचे, नाटक, प्रकरण, भाण, प्रहसन, डिमह, व्यायोग, समवकार, वीथी, अंक, इहामृग। ये टोटल आपके 10 हो जाते हैं बच्चों। तो प्रश्न आता है कि संस्कृत नाट्य साहित्य में रूपक के कितने भेद हैं? संस्कृत नाट्य साहित्य रूपकस्य कति भेदानि सन्ति। उत्तर हो जाएगा 10 भेदाः सन्ति। ऐसे नाम भी लिख दिए। नाम में से पूछा जाए कि कोई 2 भेदों के नाम लिखो, 3 भेद के नाम लिखो, या कौन सा भेद रूपक का नहीं है, ऐसे कोई भी प्रश्न बन सकता है तो आप कर सकते हो। ठीक है ना? ऐसे बहुत सारे बच्चों की एक प्रॉब्लम आ रही है कमेंट के द्वारा। वो कह रहे हैं कि सर हमारे नोट्स नहीं खुल रहे हैं। बच्चों ऐसा है, मैंने नोट्स बना दिए हैं और मैंने उनका लिंक भी आपको शेयर कर दिया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप देखोगे तो वहां पर आपको लिंक मिलेगा। उस लिंक पर क्लिक करते ही आपको नोट्स डाउनलोड होने का ऑप्शन आ जाता है। वहां से आप नोट्सों को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, मैंने बिल्कुल एकदम साफ सुथरा काम आपको किया है। कोई भी डाउनलोड कर सकता है, लेकिन ईमेल आईडी आपकी होनी चाहिए, तभी वो डाउनलोड हो पाएंगे। बिना ईमेल के डाउनलोड नहीं होंगे वो। समझ रहे ना? क्योंकि गूगल ड्राइव पे मैंने डाल रखे हैं, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। बिल्कुल साफ सुथरे आपको मिलेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, सब देख लेना। अगला सवाल देखिए। अब चलिए बच्चों, अगला हमारा सवाल है 247 नंबर का सवाल देखते हैं। सवाल बहुत ही मोस्ट है। ठीक है, ये सवाल आया हुआ है आपके पेपर में। नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन हैं? नाट्य शास्त्र के रचयिता हैं दोस्तों भरत मुनि जी। भरत मुनि जी ने नाट्य साहित्य की रचना की है। ये आप फैक्ट ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम में आ चुका है। अब देखिए बच्चों, अगला सवाल है हमारा 248 नंबर का सवाल है। संस्कृत नाट्य साहित्य के जनक किसे कहा जाता है? यह भी बहुत ही सुंदर सवाल है। संस्कृत नाट्य साहित्य के जनक किसे कहा जाता है? देखिए उत्तर हो जाएगा महाकवि भास को कहा जाता है। किसको? महाकवि भास को जनक कहा जाता है। किसका? संस्कृत नाट्य साहित्य का। ठीक है, ऐसा। इसमें हमने एक फैक्ट और लिखा है कि जयदेव के द्वारा कामिनी कविता कामिनी के हास भास के लिए कहा गया है। मान लो सवाल पूछा है कि जयदेव ने कविता कामिनी के हास किसे कहा? तो भास को कहा। सिंपल है, हास और भास ऐसे जोड़ रहा है इसमें, तो आप याद रख सकते हो।
ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब हम भास के बारे में आगे चर्चा करते हैं, भास के कौन कौन से नाटक हैं और उनमें से क्या प्रश्न आपका बन सकता है, पूरी डिटेल मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 249, भास विरचित कुल कितने नाट्य कृतियां हैं या कितने नाटक हैं भास के द्वारा रचित। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, ये सवाल आया हुआ है परीक्षा में। तो सिंपल याद रखना है कि इसमें 13 नाटक आपका उत्तर हो जाएगा। भास ने कुल 13 नाटकों की रचना की है, याद रखना। हाँ, ये जरूर है कि भास ने जो 13 नाटक लिखे हैं उन 13 नाटकों को उन्होंने 3 जगह विभक्त कर दिया है, 3 जगह बांट दिया। अब कैसे बांटा है 3 जगह, वो मैं आपको बताता हूं। एक नंबर है रामायण पर आधारित नाटक कौन कौन से हैं, वो एक विभाजन कर दिया। इसके बाद में महाभारत पर आधारित नाटक कौन से हैं, एक जगह कर दिए। उसके बाद में लोक कथा या कल्पना पर आधारित नाटक कितने हैं, उनको एक जगह कर दिया। ऐसे उन्होंने 13 नाटकों को 3 जगह विभक्त कर दिया बच्चों। तो अब हम उन 3 जगह विभक्त करके सारे नाटक आपको बताते हैं, उनमें कितने अंक हैं वो भी आपको बताते हैं, क्योंकि अंक का सवाल सीधा पूछा जा सकता है किसी भी नाटक के बारे में, ठीक है ना। चलिए अब हम इसमें एक एक के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए सबसे पहले लिख रहा है रामायण आधारित नाटक। तो रामायण आधारित नाटक बच्चों 2 हैं सिर्फ। एक तो है प्रतिमा नाटक, एक नाटक हो गया, और दूसरा है अभिषेक नाटक। प्रतिमा नाटक और दूसरा है अभिषेक नाटक। प्रतिमा नाटक में यहां पर देखिए मैंने संख्या लिख रखी है, 6 अंक हैं। अभिषेक नाटक में 7 अंक हैं। याद रखना अंक का सवाल आ सकता है। मान लो सवाल आएगा कि प्रतिमा नाटके कति अंकाः सन्ति, अभिषेक नाटके कति अंकाः सन्ति। तो प्रतिमा नाटक में 6 हैं, अभिषेक नाटक में 7 हैं, ऐसे आप ध्यान रखोगे, ठीक है ना। तो ये तो हो गए रामायण पर आधारित आपके नाटक। अब देखिए आगे मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूं, आगे आपको मिलेंगे यहां देखिए महाभारत पर आधारित नाटक। अब देखिए बच्चों आगे देखते हैं कि महाभारत पर आधारित नाटक कौन कौन से हैं। तो आपको बता दें कि महाभारत पर आधारित नाटकों की संख्या 7 है टोटल। नाम देख लीजिए, मध्यम व्यायोग, कर्णभार, उरुभंगम, बालचरितम, पंचरात्रम, दूतवाक्यम और दूत घटोत्कचम। ये 7 के नाम ध्यान रखने हैं। अब इनमें अंक देख लो, मध्यम व्यायोग में 1 अंक है, कर्णभार में 1, उरुभंगम में 1 अंक है, बालचरितम में 5 अंक हैं, याद रखना। और उसके बाद में है आपका पंचरात्रि, पंचरात्रि में 3 अंक हैं, दूतवाक्य में 1 अंक है और दूत घटोत्कच में 1 अंक है। यानी 7 में से आपके 1 अंक वाले नाटक 1 2 3 4 5, यानी 1 अंक वाले नाटक 5 हैं। इनको हम कहते हैं एकांकी। मान लो पूछा कि भास के द्वारा लिखित नाटकों में एकांकी कितने हैं, तो एकांकी 5 हैं। मतलब 1 अंक जिनमें है उनका नाम एकांकी, ऐसे एकांकी ऐसे कहते हैं, एकांकी यानी 1 अंक वाला, समझ गए। ऐसे महाभारत पर कितने हैं, तो टोटल 7 हैं, लेकिन उनमें भी एकांकी कितने हैं, तो 5 उत्तर हो जाएगा। और अलग अलग पूछ सकते हैं आपसे कि पंचरात्रम में कितने अंक हैं, तो 3, बालचरितम में कितने हैं, तो 5, ऐसे आपको जवाब देना होगा, ठीक है बच्चों। आगे चलिए, अब जो बचे हुए हैं उनको लोक कथा या कल्पना पर आधारित, इस तरह से उनका विभाजन है, तो उनको भी देख लेते हैं। नीचे देखिए, अब देखिए तीसरे नंबर पे है लोक कथा व कल्पना पर आधारित नाटकों की संख्या टोटल कितनी है भैया, तो ये है 4, यानी 4 नाटक हैं हमारे, ठीक है। हमने आपको बता दिए, देखो सबसे पहले आपको हमने कहा कि 2 नाटक तो रामायण पर आधारित हैं, इसके बाद में 7 नाटक महाभारत पर आधारित हैं और 4 नाटक आपके ये लोक कथा या कल्पना पर आधारित हैं। आप सबको जोड़ लो, 7 और 2 9 और 9 और 4 आपके 13 हो जाते हैं। ये टोटल 13 नाटक हो रहे हैं। अब देखो 4 नाटक कौन से हैं, तो देखिए नंबर 1 पे है आपका प्रतिज्ञा यौगंध रायण, प्रतिज्ञा यौगंध रायण। फिर 11 नंबर पे है आपका स्वप्न वासव दत्तम और 12 नंबर पे अभिमारक और आपका 13 नंबर पे दरिद्र चारुदत्त, ठीक है। ये नाम हो गए प्रतिज्ञा यौगंध रायण, स्वप्न वासव दत्तम, अभिमारक, दरिद्र चारुदत्त। इसके बाद में आप अंकों की बात की जाए तो यहाँ पर देखो सबसे पहले प्रतिज्ञा यौगंध रायण में 4 अंक हैं और स्वप्न वासु दत्तम में आपके 6 अंक हैं
और इसके बाद में अभिमारक में 6 अंक हैं और दरिद्र चारुदत्त में 4 अंक हैं। ऐसे आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है बच्चों, आज के कुल 13 नाटकों के बारे में आपको अच्छे से समझा दिया है। कौन से नाटक हैं, नाम बता दिया, अंक कितने हैं वो बता दिया, और किस पर आधारित हैं वो बता दिया। इनमें से निश्चित आपका सवाल बनेगा और इन्हीं में से बनेगा, तो ये याद होंगे तो गलत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों। चलिए बच्चों, अगला सवाल है हमारा 250 नंबर पे। सवाल को पढ़ते हैं। देखिए, सवाल कह रहा है कि भास की नाट्य कला का चूड़ांत निदर्शन क्या है। ठीक है ना, तो उत्तर हो जाएगा स्वप्न वासव दत्तम। अभी अभी हमने नाम बताए थे, स्वप्न वासव दत्तम। इसमें टोटल आपको हमने कहा कि 6 अंक मिलेंगे। ठीक है, और ये लोक कथा या कल्पना पर आधारित आपको नाटक बताया था हमने। अब यहाँ पर इसको चूड़ांत निदर्शन कहा है क्योंकि सबसे अच्छा सर्वश्रेष्ठ इसी को बताया जाता है, स्वप्न वासव दत्तम को। बहुत ही सुंदर नाटक है, आप इसको देखिए, आनंद आ जाएगा आपको। ठीक है, क्योंकि इसमें उदयन स्वप्न में वासव दत्ता को देखता है, इसीलिए नाम रख दिया स्वप्न वासव दत्तम। आगे चलिए, अगला सवाल है। देखिए 251 पे, स्वप्न वासव दत्तम नाटक का नायक कौन है। तो नायक है इसका वत्सराज उदयन। कौन है? उदयन। और नायिका कौन है? नायिका 2 याद रखनी है, वासव दत्ता और पद्मावती। वासव दत्ता तो पहले थी और उसके बाद में दोबारा शादी की उन्होंने पद्मावती से। ठीक है ना, पद्मावती से दोबारा किया, तो इसलिए नाम दोनों का हो गया। नायिकाओं में वासव दत्ता भी है और पद्मावती भी है ऐसे। और नायक है उदयन। तो हमने आपसे कहा कि उदयन जो था, इस उदयन ने एक दिन स्वप्न में, ठीक है, किसको देखा? वासव दत्ता को देखा, इसलिए नाम रखा इसका स्वप्न वासव दत्तम ऐसे। ठीक है, आगे चलिए, अगला सवाल है 252 नंबर पे। स्वप्न वासव दत्तम नाटक में प्रधान रस कौन सा है। तो इसमें जो प्रधान रस है वो है श्रृंगार रस, क्योंकि इसमें पूरी बातें श्रृंगार की गई हैं। ठीक है ना, ऐसे तो श्रृंगार रस आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं इसी में। आगे देखो, आगे हमारा सवाल है, देखिए यहाँ पर 253 नंबर का सवाल है। मृच्छ कटिकम के रचयिता कौन है। ये भी मोस्ट सवाल है, ऐसा सवाल आया हुआ है। तो मृच्छ कटिकम के आपके रचयिता हो जाएंगे महाकवि शूद्रक। किसने लिखा? ये शूद्रक ने लिखा है मृच्छ कटिक। ये तो आपकी किताब में भी चलता है, मृच्छ कटिकम के रचयिता शूद्रक हैं। अगला सवाल देखिए। अब देखो अगला सवाल है बच्चों 254 नंबर। मृच्छ कटिकम प्रकरण का आधार ग्रंथ है। ये नाटक का हमने आपको कहा कि रूपक के 10 वेद हैं, तो 10 वेद में एक नाम प्रकरण भी नाम आता है, प्रकरण। ठीक है, नाटक का ही वेद मानो, रूपक का वेद मानो, ऐसे कैसे भी समझ लो आप। हमने आपसे कहा कि संस्कृत नाट्य साहित्य में रूपक के 10 वेद हैं, तो उस 10 वेद के अंदर आपका प्रकरण का नाम आता है, उसमें नाटक भी आता है ऐसे। तो ये प्रकरण प्रकृति का है, तो इसमें आपको याद रखना है कि आधार ग्रंथ क्या रहा है। तो भास विरचित चारुदत्त जो उन्होंने लिखा है नाटक, ये इसका आधार ग्रंथ रहा है। ठीक है, भास जी का जो चारुदत्त नाटक है उसको आधार बना करके इन्होंने मृच्छ कटिकम की रचना की है, ऐसे इसको आप समझिए। ठीक, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं बच्चों। अगला सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है, 255 नंबर पे। मृच्छ कटिकम प्रकरण में कितने अंक हैं। एकदम सिंपल है, तो इसमें टोटल आपको 10 अंक याद रखने हैं। कितने हैं? 10 अंक हैं इसमें। मृच्छ कटिकम में टोटल अंकों की संख्या कितनी है भैया? 10 अंक हैं, ऐसे आपको याद रखना है। ठीक, अगला सवाल है 256 नंबर। मृच्छ कटिकम का नायक कौन है। मृच्छ कटिकम में नायक बताना है, तो नायक है चारुदत्त और नायिका है वसंत सेना। दोनों याद रख लो, मृच्छ कटिकम में नायक तो चारुदत्त है, ठीक है ना, और इसमें नायिका वसंत सेना है, ऐसे आप ध्यान रखोगे। अगला सवाल है 257 नंबर। विक्रमोर्वशीयम का मूल आधार ग्रंथ कौन सा है। विक्रमोर्वशीयम, विक्रमोर्वशीयम किसने लिखा है? वही कालिदास जी का नाटक है, तो विक्रमोर्वशीयम। तो इसका आपको आधार ग्रंथ बताना है, किसको आधार बना करके ये लिखा गया है। तो उत्तर हो जाएगा मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण को आधार बना करके विक्रमोर्वशीयम लिखा गया है। इसमें विक्रम और उर्वशी की कहानी है, ठीक है ना, ऐसे समझ में आ गया होगा आपके। अगला सवाल है हमारा बहुत ही मोस्ट, और देखिए बच्चों अगला हमारा सवाल है 258 नंबर पे। कालिदास से सर्वस्वम क्या है। कालिदास का सर्वस्व किसे कहा गया है। तो उत्तर है अभिज्ञान शाकुंतलम। जो नाटक है, इस नाटक को कालिदास का सर्वस्व कहा गया है। बहुत ज़्यादा फेमस है, पूरी दुनिया में फेमस है अभिज्ञान शाकुंतलम।
ठीक है। इसमें शकुंतला और दुष्यंत की प्रेम कहानी का वर्णन है, ठीक है ना, और बहुत ही सुंदर वर्णन इसमें किया गया है। ऐसे अगला सवाल 259, विश्व साहित्य का सर्वश्रेष्ठ नाटक किसे माना जाता है? विश्व साहित्य का सर्वश्रेष्ठ नाटक माना जाता है अभिज्ञान शाकुंतलम को। अभी अभी हमने कहा कि अभिज्ञान शाकुंतलम पूरी दुनिया में फेमस है, तो ऐसे आपको याद रखना है। तो विश्व साहित्य से सर्वश्रेष्ठ नाटकम कह, तो उत्तर होगा अभिज्ञान शाकुंतलम। अगला सवाल है 260, अभिज्ञान शाकुंतलम का सर्वश्रेष्ठ अंक कौन सा है? ठीक है, तो उत्तर देना है 4 अंक, यानी चतुर्थ अंक इसका सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ठीक है, कहते हैं कि काव्येषु नाटकम रम्यम, यानी काव्यों में नाटक रमणीय है, सुंदर है। काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला, और उनमें भी फिर नाटकों में भी अभिज्ञान शाकुंतलम वाला नाटक अच्छा है, श्रेष्ठ है। फिर कह रहे हैं कि उस अभिज्ञान शाकुंतलम में भी चौथा अंक श्रेष्ठ है, और उस चौथे अंक में भी 4 श्लोक फेमस हैं, श्रेष्ठ हैं। ऐसे आपको समझना है, ठीक। ऐसे चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। देखिए अगला सवाल है 261 नंबर पे, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में नायक और नायिका आपको बताने हैं। तो इसमें नायक तो दुष्यंत है, मैंने आपको बता ही दिया, और नायिका शकुंतला है, ठीक है। और इसमें प्रधान रस की बात की जाए तो इसमें श्रृंगार रस है, क्योंकि इसमें पूरी तरह से प्रेम कहानी का वर्णन इसमें मिलता है। नायक दुष्यंत, राजा दुष्यंत है हस्तिनापुर के, और इधर नायिका आपकी शकुंतला है। इन दोनों की प्रेम कहानी इसमें वर्णित की गई है, ठीक है ना। ऐसे इसमें प्रधान रस आपका श्रृंगार रस है। अगला सवाल हमारा बहुत ही मोस्ट है 262 नंबर पे, सम्राट हर्षवर्धन के द्वारा रचित नाटक या रूपक कौन से हैं? हर्षवर्धन जी ने कौन से नाटक या रूपक लिखे हैं, ये आपका सवाल है। तो आपको हम बता दें, इनके 3 नाटक हैं। कितने हैं? 3। ऐसे आपको ध्यान रखना होगा। कितने नाटक हैं? 3 नाटक। तो यहाँ देखिए, पहला नाटक है आपका प्रियदर्शिका नाटिका, रत्नावली, और एक है आपका नागानंद नाटक। कितने हो गए? 3 हो जाते हैं टोटल। एक तो प्रियदर्शिका हो गया, एक आपका रत्नावली हो गया, एक आपका नागानंद हो गया। अब इसमें नायक की बात करें देखिए, और नायिका की बात करें तो प्रियदर्शिका में तो उदयन और प्रियदर्शिका की आपको कहानी मिलती है, तो नायक उदयन हो गया और प्रियदर्शिका नायिका हो जाती है। रत्नावली के अंदर उदयन नायक है और रत्नावली नायिका है। नागानंद नाटक में आपको जीमूत वाहन नाटक है और मलयवती नायिका है। बात को समझना, नागानंद नाटक जो है उसमें जीमूत वाहन तो नायक है और मलयवती नायिका है। रत्नावली में उदयन और रत्नावली, प्रियदर्शिका में उदयन और प्रियदर्शिका। तो हर्षवर्धन के 3 नाटक ध्यान रखने हैं, प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद, ठीक है। ऐसे इसको आप ऐसे भी रख सकते हैं कि नागप्रिय रत्न, नागप्रिय रत्न, ऐसे नागप्रिय रत्न हर्ष को है, यानी हर्ष को नागप्रिय रत्न है। तो इसमें आपको ध्यान रह जाएगा कि हर्षवर्धन के 3 हो गए, नागानंद और प्रियदर्शिका और रत्नावली। अब मैंने यहाँ पर अंकों को खाली इसलिए छोड़ा है, मैं आपके लिए प्रश्न छोड़ रहा हूँ, इनमें आपको अंक बताने हैं। प्रियदर्शिका में कितने अंक हैं, रत्नावली में कितने अंक हैं, नागानंद में कितने अंक हैं, आप बताएंगे ये, ठीक है। और नहीं आता है तो हमसे पूछिए, तो मैं आपको कमेंट में बता दूंगा। लेकिन यहाँ इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं ये देखना चाहता हूँ कि आप पूरा देखते हो या नहीं देखते हो, अच्छे से सुनते हो कि नहीं सुनते हो। इसी से हम आपका आकलन करेंगे, इसी से मूल्यांकन आपका हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है 263 नंबर पे, संस्कृत नाट्य साहित्य में सर्वोत्तमा नाटिका कौन सी है? सबसे अच्छी नाटिका किसे मानते हैं? तो उत्तर है रत्नावली नाटिका को माना जाता है। और रत्नावली नाटिका हमने अभी कहा कि सम्राट हर्षवर्धन की है। किसकी है? सम्राट हर्षवर्धन। उदयन और रत्नावली इसमें नायक नायिका हैं। ये
संस्कृत नाट्य साहित्य में सर्वोत्तमा नाटिका है। ऐसे। अगला सवाल, नागानंद नाटक में प्रधान रस कौन सा है? तो उत्तर हो जाएगा वीर रस। इसमें प्रधान रस आपको बताना है वीर रस। कौन सा है? वीर रस। ठीक है ना। आगे चलिए अगला सवाल देखते हैं बच्चों। अगला सवाल है 265 नंबर पे, करुण रस के प्रयोग में अद्वितीय कवि कौन है? ये भी बहुत ही मोस्ट प्रश्न है। अद्वितीय कवि किसमें? करुण रस में। तो महाकवि भवभूति जी को माना जाता है। भवभूति। ठीक है। करुण रस के सिद्धहस्त माने जाते हैं, अद्वितीय कवि माने जाते हैं ये। इन्होंने 3 आप नाटक लिखे हैं टोटल, मालती माधव, महावीर चरित और सबसे फेमस है उत्तर रामचरित, सबसे ज़्यादा फेमस। उनको हम बताएंगे आगे। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, करुण रस के प्रयोग में अद्वितीय कवि हैं, इनके समान कोई है ही नहीं इसमें करुण रस में। तो अगला सवाल, भवभूति का मूल नाम या वास्तविक नाम क्या है? ये भी बहुत ही सुंदर सवाल है, आ सकता है पहले भी आया हुआ है। तो भवभूति का मूल नाम या वास्तविक नाम है श्रीकंठ। क्या नाम है बच्चों? श्रीकंठ। ठीक है। यानी इनको वास्तविक नाम जो है, मतलब इनका वास्तविक नाम श्रीकंठ है, पहले इनको इसी नाम से जानते थे, बाद में इनका नाम भवभूति पड़ा है। अगला सवाल देखिए 67 नंबर पे, भवभूति के माता पिता का नाम बताइए भैया। तो भवभूति के माता पिता का नाम याद रखना है, माता का नाम तो जातुकर्णी है और पिता का नाम नीलकंठ है। ऐसे, माता का नाम क्या है? जातुकर्णी, पिता का नाम क्या है? नीलकंठ। किसकी बात कर रहे हैं? भवभूति की। भवभूति की माता का क्या नाम है? प्रश्न आ सकता है। उत्तर होगा जातुकर्णी। पिता का क्या नाम है? उत्तर लिखना है नीलकंठ। इनके वास्तविक नाम बताइए या मूल नाम क्या है? श्रीकंठ। करुण रस के अद्वितीय कवि भवभूति। ऐसे। अब चलिए आगे हमारा प्रश्न है, बहुत ही मोस्ट है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारा, इसमें से सवाल आपका निश्चित बनेगा। 268 नंबर पे सवाल देखिए, भवभूति के द्वारा विरचित नाटक कौन कौन से हैं? भवभूति ने कौन कौन से नाटक लिखे हैं? तो उत्तर याद रखना, इन्होंने टोटल 3 नाटक लिखे हैं। कितने? 3 इनके नाटक हैं टोटल। पहला नाटक है इनका मालती माधवम, ये प्रकरण के अंतर्गत आता है, इसलिए हमने आगे लिख दिया प्रकरण। ये प्रकरण क्या है? रूपक का भेद है। ठीक है। हमने कहा रूपक के 10 भेद हैं, तो यह मालती माधव जो नाटक है ये प्रकरण प्रकृति का है, समझना। और इसमें टोटल आपके 10 अंक हैं। अंक पूछें तो 10 अंक। और किस विधा में आता है? तो प्रकरण विधा लिखनी है। दूसरा है आपका महावीर चरितम, ये नाटक है, महावीर चरितम नाटक है, इसमें आपके टोटल 7 अंक हैं। और तीसरा और लास्ट और सर्वश्रेष्ठ है उत्तर रामचरितम, ये नाटक है। उत्तर रामचरितम भी नाटक है, इसमें टोटल आपके 7 अंक हैं। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर भवभूति के द्वारा रचित 3 नाटक आपको बता दिए हैं। किस विधा में आएगा कौन सा नाटक वो आपको बता दिया, और कितने अंक हैं वो भी आपको हमने समझा दिया है। अच्छे से याद रखना, कोई भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है आपका 269 नंबर का। 269 का सवाल देखते हैं। देखिए, मालती माधव का नायक है, यानी मालती माधव जो है उसमें नायक बताना है आपको। तो नायक है इसमें माधव। कौन है? माधव। और नायिका है मालती, क्योंकि नाम से पता चल रहा है मालती और माधव दोनों की प्रेम कहानी है इसमें। तो प्रेम कहानी है इसलिए इसमें प्रधान रस भी श्रृंगार है। आधार ग्रंथ क्या है इसका? इस मालती माधव का आधार ग्रंथ है बृहत कथा। गुणाढ्य की बृहत कथा आधार ग्रंथ माना जाता है। ठीक है ना। ऐसे। अगला सवाल है 270 नंबर पे, महावीर चरितम में महावीर शब्द प्रयुक्त हुआ है। महावीर शब्द जो प्रयुक्त हुआ है वो किसके लिए हुआ है ये आपको बताना है भैया। तो देखिए यहाँ पर उत्तर है आपका श्री राम के लिए, भगवान श्री राम के लिए महावीर शब्द प्रयुक्त हुआ यहाँ पर। ये हनुमान जी के लिए नहीं है। आपने सुना होगा महावीर जब नाम सुनावे, तो उसमें महावीर जी वहाँ पर भगवान उसके लिए आया है, हनुमान जी के लिए। लेकिन यहाँ पर महावीर चरितम जो आपका नाटक है इस जगह पर महावीर शब्द भगवान श्री राम के लिए प्रयुक्त हुआ है। अब इसमें नायक कौन है? तो श्री राम है। नायिका कौन है? देवी सीता जी हैं। रस वीर रस। और उपजीव्य काव्य कौन सा है?
तो रामायण को उपजीव्य काव्य माना गया है, क्योंकि रामायण पर ही तो आधारित है ये, इसलिए ये उपजीव्य काव्य हो गया, आधार ग्रंथ हो गया, ऐसे मान लो आप। ठीक है ना बच्चों, ऐसे। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, देखिए 271 नंबर का। भवभूति का सर्वस्व किसे कहा जाता है? बहुत ही अच्छा सवाल है। भवभूति का सर्वस्व, जैसे कालिदास का सर्वस्व हम अभिज्ञान शाकुंतलम को कहते हैं, तो इसी तरह भवभूति का सर्वस्व उत्तर रामचरित को कहा जाता है। उत्तर रामचरितम इनका बहुत ही फेमस नाटक है, बहुत ही फेमस। 7 अंक हैं इसमें टोटल। ठीक है ना, आगे चलिए। 272 उत्तर रामचरितम का नायक कौन है? तो नायक है इसमें भगवान श्री राम और नायिका है देवी सीता। प्रधान रस इसमें करुण रस है। उत्तर रामचरित में जो मुख्य रस है वो है करुण रस। क्या है? करुण रस। इसी में आगे उपजीव्य लिखा है हमने कि उपजीव्य काव्य किसे माना है, यानी किसको आधार बना करके उत्तर रामचरितम लिखा गया है। तो यहाँ याद रखना, एक तो रामायण का उत्तरकांड और दूसरा पद्म पुराण, इन दोनों को आधार बना करके इसको लिखा गया है। ये दोनों उपजीव्य के अंदर आते हैं। तो उपजीव्य में रामायण का उत्तरकांड और पद्म पुराण, ये 2 याद रखने हैं। नायिका सीता जी, नायक श्री राम और प्रधान रस करुण रस आपको याद रखना है। अंक इसमें टोटल 7 हैं। कहीं से कोई भी प्रश्न बन सकता है आपका, कैसे भी बन सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आनी चाहिए। ठीक है ना, ऐसे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा सवाल है, देखिए सवाल नंबर 273। 273 नंबर का सवाल है। इसमें कह रहे हैं कि किसमें भवभूति विशेष है, यानी भवभूति जी किस क्षेत्र में विशेष हैं, ऐसा इसका मतलब है। तो सुन लीजिए, उत्तरे रामचरिते भवभूतिर्विशेष्यते। भवभूति उत्तर रामचरित में विशेष हैं, सबसे बढ़कर हैं। इतना अच्छा सुंदर उसमें वर्णन किया है, इतना अच्छा उन्होंने लिखा है, इसलिए कह दिया कि उत्तरे रामचरिते भवभूतिर्विशिष्यते, सबसे बढ़कर हैं उसमें। इसमें उत्तर रामचरित में बहुत ही फेमस नाटक है, बहुत ही फेमस, ऐसे, इसीलिए ये उक्ति इनके लिए कही गई है। ठीक है, आगे चलिए। अगला प्रश्न है 274 नंबर का प्रश्न। मुद्रा राक्षसम नाटक के रचयिता कौन है? ये भी मोस्ट है, ये भी एग्जाम में पूछ लिया गया है एक बार, तो अब दोबारा भी आ सकता है, ऐसा कोई वो नहीं है, निश्चित रूप से पूछा जा सकता है क्योंकि बढ़िया सवाल है ये। तो मुद्रा राक्षस है विशाखा दत्त का। ठीक है, विशाख दत्त भी नाम लिखा जाता है इसका, और या इसको विशाख देव भी हम कहते हैं। ये विशाख देव दूसरा नाम है, वैसे इसका सही नाम विशाख दत्त आप लिख सकते हैं। ठीक है, कहीं कहीं पर आपको विशाखा दत्त ऐसा भी लिखा मिलेगा, तो इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, आप इनमें से कोई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता विशाख दत्त हैं। ठीक है, इनका दूसरा नाम विशाख देव है। इसमें अंकों की बात की जाए तो अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस नाटक में कितने अंक हैं? अंक वाला सवाल जरूर बनता है। तो इसमें टोटल आपके 7 अंक हैं बच्चों। कितने? 7 अंक हैं। मुद्रा राक्षस नाटक में 7 अंक हैं, और इसमें आपको याद रखना है नाटक के रचनाकार में विशाख दत्त। आगे चलिए अगला सवाल देखते हैं। 276 नंबर का सवाल है। ये भी बहुत ही बढ़िया सवाल है, तो एक बार समझते हैं क्या कह रहा है सवाल। मुद्रा राक्षसम, इस शब्द की व्युत्पत्ति क्या है? जो मुद्रा राक्षस है उसकी व्युत्पत्ति क्या है? तो व्युत्पत्ति हमने लिखी है, मुद्रया गृहीत राक्षसः, मुद्रा से गृहीत राक्षस, यस्मिन जिसमें है वह मुद्रा राक्षस है। मुद्रया गृहीत है राक्षसः यस्मिन तत् मुद्रा राक्षसम, ये इसका विग्रह हो गया या व्युत्पत्ति हो गई, ऐसे समझ लो आप। ठीक है, इसमें क्या होता है, मुद्रा मिलती है एक राक्षस की, उस मुद्रा से जाली पत्र लिखा जाता है और उसी में उस राक्षस को फंसाया जाता है। तो एक कहानी चलती है इसमें पूरी की पूरी। मुद्रा राक्षस नाटक को आप देख सकते हैं, मैंने चैनल पे उसको अपलोड कर रखा है, बहुत ही रोचक तरीका से। ठीक है, पूरे नाटक को समझा रखा है ऐसे। आगे चलिए अगला सवाल 277 नंबर का। विशाख दत्त के पिता का नाम है, विशाख दत्त के पिता का नाम बताना है, यानी कि विशाखा दत्त के पिता का नाम है महाराज पृथु। क्या नाम है? महाराज पृथु। ये नाम आपको याद रखना है। विशाखा दत्त के पिता का नाम है महाराज पृथु। ठीक, आगे चलो सवाल नंबर 278 नंबर का। मुद्रा राक्षसम नाटक में नायक कौन है? तो उत्तर हो जाएगा चाणक्य इसमें नायक है, और प्रतिनायक की बात करें तो राक्षस है। ठीक है ना, यानी नायक तो चाणक्य है और प्रतिनायक राक्षस को माना जाता है, ऐसे आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। 279 नंबर का हमारा सवाल है। अब चलिए बच्चों, अगला सवाल है हमारा 279 नंबर का। मुद्रा राक्षसम का उपजीव्य काव्य कौन सा है, यानी आधार किसको बनाया इन्होंने? तो उपजीव्य काव्य विष्णु पुराण और ऐतिहासिक घटना, इन 2 तत्वों को आधार बना करके इसको लिखा गया है। तो प्रश्न आता है कि मुद्रा राक्षस का उपजीव्य काव्य क्या है? तो विष्णु पुराण भी लिख सकते हो, ऐतिहासिक घटना ऐसा भी आप लिख सकते हो। ठीक है ना, ऐसे आपको समझना है।
अगला प्रश्न है 280 नंबर पे, मुद्रा राक्षसम नाटक में राक्षस कौन था? जो राक्षस इसमें नाम आ रहा है बार बार, ये राक्षस कौन है बताइए? तो याद रखना, राजा नंद के प्रधान अमात्य हैं, महामंत्री मानो, राजा नंद का मेन प्रधानमंत्री, ठीक है, मेन मंत्री अमात्य, ये कौन है? राक्षस। राजा नंद के प्रधान अमात्य राक्षस थे, ऐसे आपको याद रख लेना है। आगे चलिए, अगला सवाल है 281 नंबर, संस्कृत नाट्य साहित्य में विशुद्ध कूटनीति प्रधान नाटक कौन सा है? बिल्कुल जिसमें कूटनीति, राजनीति भरी हुई है, तो वो है मुद्रा राक्षस नाटक। मुद्रा राक्षस नाटक है, इसमें प्रधान रस आपको वीर रस मिलेगा। कौन सा है? वीर रस। तो संस्कृत नाट्य साहित्य में जो कूटनीति पर आधारित या राजनीति पर आधारित नाटक है, तो उत्तर होगा मुद्रा राक्षस, और प्रधान रस वीर रस है, ऐसे आपको ध्यान रखना है। ठीक, आगे देखिए। अब देखो बच्चों, अगला सवाल हमारा 282 नंबर पे है, बेणी समाहारम नाटक के रचयिता कौन है? एकदम आसान सा सवाल है, तो उत्तर हो जाएगा भट्ट नारायण जी, यानी बेणी समाहार नाटक लिखा है भट्ट नारायण ने। इसमें टोटल 6 अंक हैं। प्रधान रस आपसे पूछा जाए, मान लो कि बेणी समाहार में प्रधान रस कौन सा है, तो वीर रस उत्तर देना है। बेणी समाहार का नायक कौन है, तो उत्तर याद रखना है युधिष्ठिर इसका नायक है। ऐसे आपको याद रखना, बेणी समाहार के रचयिता भट्ट नारायण, इसमें टोटल अंक 6, प्रधान रस वीर, नायक इसमें युधिष्ठिर हैं। ठीक है ना? ऐसे आप बार बार सुनोगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए बच्चों, अगला सवाल देखते हैं, 283 नंबर का सवाल। सवाल नंबर 283, देखिए ये रहा हमारा सवाल 283 नंबर का। देखिए स्क्रीन पर दिख रहा होगा, अनर्घ राघवम नाटक के रचयिता कौन है? अनर्घ राघवम नाटक के रचयिता हैं महाकवि मुरारी। महाकवि मुरारी ने लिखा है अनर्घ राघवम। टोटल इसमें 7 अंक हैं बच्चों। कितने अंक हैं? 7 अंक। हमने 7 अंक इसलिए लिखे क्योंकि इसमें अंक वाला सवाल भी आया हुआ है। तो अनर्घ राघवम नाटक के रचयिता हैं महाकवि मुरारी और अंक हैं 7। ऐसे अगला सवाल है 284 नंबर पे, ये भी अच्छा सवाल है। राजशेखर विरचित नाट्य कृतियां हैं, यानी राजशेखर ने कौन कौन सी रचना लिखी है? राजशेखर की रचना कौन कौन सी हैं, ऐसे समझिए आप। तो एक तो इन्होंने कर्पूर मंजरी लिखा है, एक इन्होंने विद्याशाल भंजिका लिखा है, और एक लिखा है बाल रामायण। तो कर्पूर मंजरी तो सट्टक है, ठीक है, ये जो उपनाटक है हमारे उपरूपक, उनका भेद है सट्टक, इसमें 4 अंक हैं। और विद्याशाल भंजिका ये नाटिका है, ठीक है। इसके बाद में बाल रामायण महानाटक है, इसमें टोटल आपके 10 अंक हैं। ऐसे आप इसको ध्यान रखोगे। तो राजशेखर की नाट्य कृतियां 3 हैं। कर्पूर मंजरी ये सट्टक विधा के अंतर्गत आती है। सट्टक उपरूपक के अंतर्गत आते हैं। उपरूपक के 18 भेद हैं और रूपक के 10 भेद हैं। तो 10 भेद में तो नाम इनका आता नहीं है कहीं पर भी, क्योंकि मैंने 10 भेद तो आपको बता दिए, 10 भेद का नाम तो मैंने आपको समझा दिया। नाटक, प्रकरण, भान, प्रहसन, डिम्ब, व्यायोग, समपकार, बीथी, अंक, ईहा, मृग, ये आपको नाम हमने बताए थे रूपक की, ठीक है, 10। अब इसमें देखो सट्टक नहीं आता है कहीं भी, नाटिका नहीं आता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों के दोनों उपरूपक के अंदर आते हैं। उपरूपक के 18 भेद हैं। ऐसे अब इसमें बाल रामायण जो है ये महानाटक है, ठीक है, बड़ा नाटक, उसको हम महानाटक कहते हैं। ऐसे आपको ध्यान रखना होगा। इसमें टोटल 10 अंक हैं, ठीक है। ऐसे चलें आगे, चलिए। तो चलिए बच्चों, अगला हमारा प्रश्न है 285 नंबर पे, राजशेखर के माता पिता का नाम बताओ। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। राजशेखर के माता पिता का नाम याद रखना है। माता का नाम तो शीतलवती है और पिता का नाम दुर्दुक है। पिता का नाम दुर्दुक, माता का नाम शीतलवती, ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला सवाल है 286 नंबर पे। अगला सवाल है इसमें 286 नंबर पे, बहुत बढ़िया सवाल है। आचार्य चूड़ामणि नाटक के लेखक कौन है? बहुत ही अच्छा है। तो उत्तर है आपका शक्तिभद्र, यहाँ लिखा हुआ है शक्तिभद्र। आचार्य चूड़ामणि नाटक के लेखक शक्तिभद्र हैं। टोटल इसमें 7 अंक हैं। ऐसे आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। आगे चलिए, अगला सवाल देखते हैं। 287 नंबर का सवाल है, हनुमान नाटक के रचनाकार कौन है? हनुमान नाटक, तो हनुमान नाटक के रचनाकार हैं दामोदर मिश्र। कौन है? दामोदर मिश्र। और इसमें टोटल आपके 14 अंक हैं। देखिए बहुत ही बड़ा नाटक हो गया, 14 अंक हैं इसमें। हनुमान नाटक के रचनाकार हैं दामोदर मिश्र और इसमें अंक हैं 14। हमने नीचे लिखा है महानाटक के प्रणेता मधुसूदन मिश्र को माना जाता है। महानाटक नाम है ये, तो इसके प्रणेता मधुसूदन मिश्र को मानते हैं। और ये है हनुमान नाटक। तो हनुमान नाटक के रचनाकार दामोदर मिश्र हैं। इसमें टोटल 14 अंक हैं, ठीक है। और नोट करके लिखा है महानाटक के प्रणेता,
यानी महानाटक के नाम से लिखा है इन्होंने महानाटक, तो वो है मधुसूदन मिश्र, ऐसे ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल देखते हैं। तो देखिए बच्चों अगला सवाल देखते हैं, 288 नंबर का है। कुंदमाला के लेखक हैं, ये भी मोस्ट सवाल है, आया हुआ है ऐसा। कुंदमाला, तो कुंदमाला के लेखक है दिंगनाग। कौन है? दिंगनाग। और इसमें टोटल 6 अंक हैं। कुंदमाला के रचनाकार कौन है या लेखक कौन है? तो उत्तर लिखना होगा दिंगनाग। कुल कितने अंक हैं? तो 6 अंक। अब इसमें एक विशेष बात नीचे लिखी हमने कि इसमें भी छाया सीता की कल्पना की गई है। छाया सीता की इसमें आपको कल्पना मिलती है। जब सीता जी अदृश्य हो जाती हैं तो उस समय सीता जी का नाम रखा है छाया सीता, ऐसे आप इसको ध्यान रखिए। अगला सवाल 289 नंबर का, संस्कृत साहित्य में प्रतीकात्मक नाटकों में प्रमुखतम स्थान किस नाटक का है? प्रतीकात्मक नाटक, ठीक है, तो इसमें याद रखना प्रबोध चंद्रोदय, ये नाटक का स्थान इसमें मुख्य है। किसका है? प्रबोध चंद्रोदय। समझे कि नहीं? प्रतीकात्मक नाटकों में इसका प्रमुखतम स्थान माना जाता है। अब लेखक की बात करें तो कृष्ण मिश्र लेखक हैं और इसमें प्रधान रस शांत रस है। इसमें मुख्य विषय वस्तु वेदांत अद्वैतवाद है। दर्शन के बारे में इसमें जानकारी मिलेगी। और अंक की बात करें तो इसमें टोटल 6 अंक हैं। कितने अंक हैं? 6। नायक की बात करें तो विवेक है। नायिका की बात करें तो उपनिषद देवी है। यानी इसमें जैसे विवेक होता है ना, हमारी श्रद्धा भक्ति विवेक, ऐसे इनको इसमें प्रतीक बनाया गया है। ठीक है, इनको पात्र बनाया गया इसमें, इसलिए इसमें प्रतीक बनाने के कारण इसका नाम रखता है प्रतीकात्मक नाटक। अब जैसे नायिका में उपनिषद देवी को बना दिया, उपनिषद देवी बना दिया इसमें, ऐसे। तो यहां पर विशेष करके हमने लिख भी दिया है, इसमें अमूर्त पदार्थ जैसे कि श्रद्धा भक्ति ज्ञान विवेक, ऐसे इनको मूर्त रूप में कल्पित करके नाटक के प्रतीक रूप में पात्र बनाए गए हैं, इसीलिए इसका नाम हो जाएगा प्रतीकात्मक नाटक। ऐसे आप ध्यान रखना। तो प्रतीकात्मक नाटकों में प्रमुखतम स्थान प्रबोध चंद्रोदय का है। लेखक कृष्ण मिश्र हैं। प्रधान रस शांत है। मुख्य विषय वेदांत अद्वैतवाद है। अंक इसमें टोटल 6 हैं। नायक विवेक है। नायिका उपनिषद देवी हैं। ऐसे आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 290। तो ये रहा हमारा सवाल 290। बहुत ही बढ़िया सवाल है। सवाल नंबर 290, प्रसन्न राघव नाटक के रचयिता कौन है? प्रसन्न राघव नाटक के रचयिता हैं जयदेव। कौन है? जयदेव। बहुत ही बढ़िया सवाल है। प्रसन्न राघव नाटक के रचयिता जयदेव हैं। टोटल इन्होंने 7 अंक इसमें लिखे हैं, यानी 7 अंक हैं टोटल। आगे हमने इसमें मोस्ट फैक्ट लिखा है, जयदेव की उपाधि है पीयूष वर्ष। बहुत ही मोस्ट है ये, जयदेव की उपाधि है पीयूष वर्ष। यह सवाल आ सकता है कि पीयूष वर्ष किसकी उपाधि है? तो जयदेव की है। सवाल आ सकता है जयदेव की उपाधि है पीयूष वर्ष। जयदेव की माता का नाम सुमित्रा है और पिता का नाम महादेव। इनका एक अन्य ग्रंथ भी है चंद्रालोक, बहुत ही फेमस है चंद्रालोक ग्रंथ। तो प्रसन्न राघव नाटक के रचयिता जयदेव हैं। इस प्रसन्न राघव नाटक में 7 अंक हैं। जयदेव की उपाधि पीयूष वर्ष है। माता सुमित्रा, पिता का नाम महादेव याद रखना है। और इस जयदेव का एक प्रसिद्ध नाटक और है चंद्रालोक। ऐसे आपको ध्यान रखना होगा। तो इस तरह से बच्चों हमने इसमें आपको अच्छे से समझा दिया है सारा कुछ। बस अब थोड़े से सवाल और बचे हैं, उनको भी देख लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर हमारा अगला है 291। ये देखिए 291 हमारा सवाल है। सवाल कह रहा है कि अधोलिखित रूपकों के रचयिता बताने आपको। यहाँ पर हमने एक साथ लिख दिए हैं, इसमें एक तरफ रूपक लिख दिए हैं, एक तरफ रचयिता लिख दिए हैं। तो अधोलिखित रूपक हैं हमारे, जैसे समुद्र मंथन है तो इसके जो रचयिता हैं वत्सराज हैं। ठीक, रुक्मणी हरणम इसके हैं वत्सराज। त्रिपुरदहा इसके भी वत्सराज। तो कहने का मतलब जो 3 रूपक हैं समुद्र मंथन, रुक्मणी हरण, त्रिपुरदहा, ये लिखा है वत्सराज ने। इन तीनों के रचयिता वत्सराज हैं। इसके बाद में पार्वती परिणय, ये है वामन भट्ट की, यानी वामन भट्ट रचयिता हैं इसकी। हमीर मर्दनम इसकी रचयिता जयसिंह सूरी। और भारत विजयम इसकी रचयिता हैं मथुरा प्रसाद शास्त्री। ऐसे आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये फैक्ट है, ध्यान रख लेना, एक आध बार सुन लेना तो याद हो जाएगा। वैसे ये बहुत मोस्ट नहीं है, ठीक है, जहाँ बहुत मोस्ट होते हैं वहाँ मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। आगे चलिए अगला सवाल देखते हैं बच्चों। अगला सवाल है बच्चों हमारा 292 नंबर का सवाल है, संस्कृत का सर्वाधिक मनोरंजक प्रहसन या नाटक कौन सा है? उत्तर होगा आपका लटक मेलकम। नाम से ही लग रहा होगा लटक मेलकम। तो लटक मेलकम आपका कॉमेडी नाटक है। कॉमेडी जिससे मनोरंजन होता है, मजा आता है, आनंद की अनुभूति बहुत ज़्यादा होती है, कॉमेडी नाटक है, ठीक है ना। तो अब इसके लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं शंखराज। लिखना भूल गए थे यहाँ, शंखराज।
ऐसे आपको ध्यान रखना है। शंखराज इसके लेखक हैं, ठीक है ना। तो लटक मेलकम नाटक है आपका क्या है, सबसे ज़्यादा मनोरंजक नाटक। प्रहसन इसको हम कहेंगे, क्योंकि ये रूपक का भेद है प्रहसन, ऐसे, ठीक है ना। आगे चलिए, अगला सवाल है 293 नंबर। संस्कृत नीति कथा साहित्य का प्राचीनतम व महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? प्राचीनतम व महत्वपूर्ण ग्रंथ किसे माना जाता है? ये भी हमारा सवाल बहुत अच्छा है। तो उत्तर हो जाएगा पंचरात्रम। संस्कृत नीति कथा साहित्य का प्राचीनतम और महत्वपूर्ण ग्रंथ पंचतंत्र को मानते हैं। और पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा जी, जो कि मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है ना। आगे चलिए, आगे है हमारा अगला सवाल देखते हैं बच्चों, 294 नंबर का है। पंचतंत्र में कितने तंत्र या अध्याय हैं? यानी कितने तंत्र या अध्याय हैं इसमें? तो नाम से पता लग रहा है कि पंच यानी पांच, पांच तंत्रों में विभाजित है ये। पांच तंत्र में मित्रभेद नाम है, मित्रलाभ, काकोलुकीय, लब्धप्रणाश, अपरीक्षित कारक, ऐसे करके पांच भेदों के नाम याद रखने हैं। पांच तंत्र या खंड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो पंचतंत्र में कितने तंत्र हो गए? पांच। नाम है मित्रभेद, मित्रलाभ, काकोलुकीय, लब्धप्रणाश, अपरीक्षित कारक। सवाल कैसे भी पूछ सकते हैं कि पांच तंत्रों के नाम लिखो, या किन्हीं दो तंत्रों के नाम लिखो, या कौन सा तंत्र पंचतंत्र का नहीं है, ऐसे भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे आगे है हमारा 295 नंबर का सवाल। पंचतंत्र के रचयिता कौन है? तो उत्तर हो जाएगा विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा। कौन है? विष्णु शर्मा, ठीक है ना। ऐसे आपको ध्यान रखना होगा। अब देखिए अगला हमारा सवाल है 296 नंबर का सवाल है। सवाल क्या कह रहा है देखिए एक बार, यहां देखेंगे सवाल को। हितोपदेश के रचयिता कौन है? हितोपदेश के रचयिता नारायण पंडित हैं। हितोपदेश में कथा टोटल कितनी है आपकी? 43। ये वाला सवाल क्या है, पहले भी आ चुका है, लेकिन ये क्या रिपीट हो गया है, तो थोड़ा रिपीट हो रहा है, इसलिए थोड़ा जल्दी बता देता हूँ मैं, कोई बात नहीं है, थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गई है। हितोपदेश के रचयिता नारायण पंडित हैं। हितोपदेश में कुल 43 कथा शामिल हैं, और इसके 4 परिच्छेद हैं, मित्र, लाभ, सुहृद भेद, विग्रह और संधि। ये इसके 4 भाग हो जाते हैं, ठीक है ना। पहले आ चुका है, ये थोड़ा लिखने में मिस्टेक से दोबारा लिखने में आ गया है, कोई बात नहीं है। अगला सवाल है 297 नंबर का। बृहत कथा के रचनाकार का नाम बताना है। तो बृहत कथा के रचनाकार हैं गुणाढ्य। ये तो बहुत बार नाम आया है आधार ग्रंथों में। तो बृहत कथा किसने लिखा है? गुणाढ्य ने, ठीक है ना, गुणाढ्य। अगला सवाल है हमारा 298 नंबर का। मूल बृहत कथा किस भाषा में लिखी गई है? ठीक है ना, जो मूल है, ठीक है, ओरिजिनल, तो वो लिखी गई है पैशाची प्राकृत भाषा में। पैशाची प्राकृत भाषा में लिखी गई है मूल, ठीक है। क्या मूल बृहत कथा पैशाची प्राकृत भाषा में लिखी है। मूल बृहत कथा में पद्य थे कितने? 1 लाख श्लोक हैं पद्य, 1 लाख पद्य इसमें बताए जाते हैं। किसमें? बृहत कथा में, मूल बृहत कथा में। और बृहत कथा के लेखक गुणाढ्य हैं, ये आपको हमने बता ही दिया है, ऐसे आपको ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। आगे चलिए, अगला सवाल है 299 नंबर का। पुरुष परीक्षा कथा संग्रह के रचयिता कौन है? पुरुष परीक्षा मोस्ट है, ये प्रश्न आ सकता है। पुरुष परीक्षा कथा संग्रह के रचयिता हैं विद्यापति। कौन है बच्चों? विद्यापति, याद रखना है, विद्यापति, ठीक। अगला सवाल है हमारा 300 नंबर का। भोज प्रबंध के रचयिता हैं, भोज प्रबंध के रचयिता हैं बल्लाल सेन। कौन है? बल्लाल सेन। भोज प्रबंध के रचयिता बल्लाल सेन हैं, ऐसे ध्यान रखना है। तो ऐसे हमारे 300 प्रश्न हो जाते हैं। अब 3 और बताएंगे आपको। 301 है, जातक माला रचना किसकी है? तो उत्तर होगा आर्यसूर। किसकी रचना है? आर्यसूर की रचना है, ऐसे याद रखना। अगला है हमारा सवाल 302। बृहत कथा मंजरी के रचनाकार कौन है? बृहत कथा मंजरी के रचनाकार हैं क्षेमेंद्र। कौन है? क्षेमेंद्र। और 303 और लास्ट है हमारा आज के इस हमारी क्लास का, कथा सरित सागर के रचयिता कौन है? तो सोमदेव भट्ट। कथा सरित सागर के रचयिता सोमदेव भट्ट हैं। कौन है बच्चों? सोमदेव भट्ट। ऐसे आप इसमें ध्यान रखोगे। क्लियर है सबके?
तो ऐसे करके बच्चों हमने यहाँ पर आपको 303 प्रश्न बताए हैं, अच्छे से समझा दिए हैं, यानी 303 प्रश्न हमारे टोटल हो जाते हैं। इस तरह से बच्चों आपने देखा कि आज हमारे ये 303 प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। इसी के साथ में हमारे जो लौकिक साहित्य के मोस्ट प्रश्नों की सीरीज हमने स्टार्ट की थी वो पूरी हो जाती है। इसके बाद में हम आधुनिक संस्कृत साहित्य के इतिहास से संबंधित आपको प्रश्न बताएंगे अगले एपिसोड में। तो यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत आपको नहीं रही होगी। इसमें कोई भी आपकी प्रॉब्लम थी, कोई भी आपका डाउट है, किसी भी तरह का आपका सवाल है पढ़ाई को लेकर के, ठीक है, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखना। आपको इसके नोट्स इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, इसलिए निश्चिंत रहें। आपको उसमें से डाउनलोड कर लेना है, अच्छे से देख सकते हो, पढ़ सकते हो, सुन सकते हो, जैसा भी आपको अच्छा लगे आप तैयारी करिए, मेहनत करिए अच्छे से, बहुत अच्छे नंबर आपके आने चाहिए। संस्कृत की हम पूरी गारंटी ले रहे हैं, हम बहुत मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, तो आप भी उतनी ही मेहनत कीजिए, ठीक है ना बच्चों। ऐसे तो मिलेंगे अगले एपिसोड। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की क्लास, कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। इसी तरह की लगातार क्लासेज आपको मिलती रहेंगी। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।